वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सेट 4 करेंगे PYQ सीरीज का। इससे पहले हम लोग ने 3 सेट किया था, वो आपको अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक देखेंगे लिखा हुआ है PYQ सीरीज। उसके सामने आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको ब्लू कलर का होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो प्रीवियस 3 सेट हमने किए थे उसके लिंक भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मतलब आज का क्वेश्चन सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, विच बुक ऑफ थॉट laid down one of the principles of teacher and learner role as follows. The teacher's role is not to direct but to advise because the child's own interests should determine what he learns. पहला ऑप्शन है आपका पेरेनियलिज्म, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोग्रेशनिज्म, तीसरा ऑप्शन है आपका एसेंशियलिज्म, चौथा ऑप्शन है आपका रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। इसमें से अगर सही आंसर देखा जाए, सही आंसर होगा आपका 2, जो कि है प्रोग्रेशनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज फीचर्स व्हिच रिलेट टू एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए है आपका एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है आपका गेनिंग अटेंशन इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी है आपका प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ रिक्वायर्ड लर्निंग, ऑप्शन ई है आपका encouraging students to use reference from their own experience। तो इसमें अगर देखा जाए, पहले तो क्वेश्चन में आप देखिए विच रिलेट अप्रोच टू लर्निंग, पर ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपके इनडायरेक्ट फीचर्स दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन होगा ई। तो इसमें कहाँ पर ई नहीं है, ए बी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में एक सही होगा। इन ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि डी कभी नहीं होगा। ये डी क्या है, स्टिमुलस। ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ रिक्वायर्ड लर्निंग, ये क्या है, इसे प्रॉबिंग बोला जाता है। और ये टीचिंग का एक डायरेक्ट मेथड होता है, मतलब इफेक्टिव टीचिंग का एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बच गया आपका ए, बी और ई। engagement in an inquiring process, concept based content presentation। अगला क्वेश्चन देखेंगे, for use during teaching from the list given below identify questions that are process type rather than content type। ऑप्शन ए है आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन बी है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन सी है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन डी है आपका लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, ऑप्शन ये हायर ऑर्डर क्वेश्चन। पहले आंसर देने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन क्या होता है। प्रोसेस टाइप क्वेश्चन में आपको एक थ्योरी दे दिया जाता है और फिर उस थ्योरी के बेसिस पे आपको थिंकिंग करना होता है और वहां से जाके आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे ये अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चंस है, पर यहाँ पर हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ थ्योरी दे दिया गया और वहां से हम लोग को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी के ऊपर, टीचिंग के थ्योरी के ऊपर, टीचिंग मेथड्स के थ्योरी के ऊपर कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंटेंट टाइप क्वेश्चन क्या होता है, कंटेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे कि मान लीजिए एनवायरमेंट में और हायर एजुकेशंस में हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इग्नू कब बना था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब बना था, या फिर आपका जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसको किस साल में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये सब क्या है, कंटेंट टाइप, मतलब आपको कंटेंट पता होना चाहिए और आप तब आंसर दे देंगे। और दूसरा है आपका प्रोसेस टाइप, जिसमें आपको थ्योरी जानना होगा और उस थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोसेस टाइप क्वेश्चन है। तो पहला होगा आपका हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस मतलब
आपको सोच के आंसर देना पड़ता है। तो ऑप्शन ई तो होगा, इसमें कहाँ पर ई नहीं है, बी सी डी में नहीं है और तीनों ऑप्शंस में है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, यहाँ पर दे दिया कंटेंट टाइप, तो आपका ऑप्शन सी कट जाएगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी, तो फिर आपका एक ही आंसर बचा जो कि आपका नंबर 4 है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। स्टेटमेंट 2 है इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स वैलिडिटी इज नॉट एन ऑल और नन कंसेप्ट बट इट एग्जिस्ट एज अ कॉन्टिन्यूम। इसमें पूछा गया है इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो ऑप्शन 1 में देखा जाए अगर कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नंबर 2 में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नंबर 3 है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नंबर 4 है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर इसका सही आंसर होगा नंबर 1, कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर पढ़ेंगे असर्शन और रीजन। असर्शन में दिया हुआ है हम लोग को सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन विच आर प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक आर सेड टू बी फॉर्मल एंड आर क्रिएटेड बाय लेट डाउन लॉ एंड प्रोसीड्यूर्स। रीजन में दिया हुआ है ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ओपन स्कूल्स are example of formal system of education because they are created by laid down process। तो यहाँ पर ऑप्शंस है नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है both A and R are true and R is the correct explanation of A। नंबर 2 में दिया हुआ है both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C में दिया हुआ है A is true but R is false। नंबर 4 में दिया हुआ है A is false but R is true। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए इसमें सही आंसर होगा नंबर 3, यहाँ पर दिया हुआ है कि A is true but R is false। क्योंकि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन स्कूल की बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी क्या हो गया, जैसे आपके इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं और फिर उनके घर में पढ़ाई का जितना सामान होता है वो सब भेज दिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है ताकि ये डिस्टेंस एजुकेशन कर सके या फिर घर में बैठे अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो दिस इज नॉट अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट इज एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आपका ए ट्रू हो जाएगा और आर हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सेव टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। पहला ऑप्शन है मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड, तीसरा ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड और चौथा ऑप्शन है आपका मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी। क्योंकि अगर बाकी 3 ऑप्शन अगर देखा जाए, मेथड ऑफ एक्सपीरियंस में आपको टाइम लगेगा, आप जितना एक्सपीरियंस लोगे, मान लीजिए किसी रिसर्चर ने 2 साल काम किया तो उसके पास एक्सपीरियंस कितना होगा 2 साल का, फिर 3 साल, 8 साल, 12 साल, तो जितना आप काम करेंगे उतना आपका होगा एक्सपीरियंस का मेथड। एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आप आंसर जान पाओगे, तो इसके लिए आपको टाइम लगता है, तो ये टाइम तो बिल्कुल नहीं बचाता है। फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च की अगर बात करें तो दिस आर मेथड्स ऑफ रिसर्च, और मेथड ऑफ रिसर्च जब करने जाओगे तब वो ना ही टाइम बच जाता है और ना ही आपका एफर्ट बच जाता है। लेकिन मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी क्या होगा, आपके जो टीचर होंगे या आपके जो हेड होंगे उनसे बात करके आप चीज़ों के बारे में जान सकते हो, उससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। ऑप्शन ए में द रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिनन, research is
concerned with understanding the social phenomenon from the participant's perspective. Option B है it seeks to establish relationship among variables, explain the cause of change in measured social fact. Option C है it is conducted in the actual setting as direct source of data. The researcher is the key instrument. Option D है आपका it is concerned with the process rather than simply the outcome of the products. और ई क्या है इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन. तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो तो जनरलाइजेशन कभी नहीं करता है, तो आपका जो ऑप्शन ई रहेगा वो कट जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 4 में है ई, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. बाकी अगर देखा जाए तो ये आपका सही है, क्योंकि जो रिसर्च होता है वो पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से देखता है कि पार्टिसिपेंट अपना क्या रिव्यू देना चाहते हैं. तो ये देखेंगे ऑप्शन ए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा, ए बी सी या फिर ए सी डी. तो दोनों में आप देख सकते हैं ए और सी है, ए और सी, तो आपका सी भी सही हो जाएगा. इसमें हम लोग को देखना है बी या फिर डी. बी में देखेंगे क्या है, it seeks to establish relationship among variables, explain the cause of changes in measured social facts. और D में क्या है, it is concerned with the process rather than simply the outcome of the products. आपका सही आंसर क्या होगा, आपका D आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका A, C और D. क्योंकि यहाँ पर अगर क्वालिटेटिव ना देख के, क्वालिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में क्वालिटी जानना है. अगर हम लोग क्वांटिटेटिव देता है, अगर यहीं पे हम लोग को क्वेश्चन में देता है क्वांटिटेटिव रिसर्च पर टाइम, तब होता है कि इट इज सिंपली अबाउट द आउटकम्स एंड नॉट अबाउट द प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग. अ रिसर्चर एडमिनिस्टर्स एन अचीवमेंट टेस्ट टू असेस and indicate the possible effects of an independent variable in his या फिर her study. The distribution of score in test is found to be negatively skewed. On the basis of this, what can be stated with regard to difficulty level of the test? एक में है the test is very easy, 2 में है आपका the test is very difficult, 3 में है the test is neither easy nor difficult, और 4 में है द टेस्ट इज इजी एंड नीड्स नॉर्मलाइजेशन. तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, द टेस्ट इज वेरी इजी. अब हम लोग कर्टोसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. कर्टोसिस अगर बात की जाए, कर्टोसिस में आपके 2 तरीके के होते हैं. एक को कहा जाता है आपका पॉजिटिव स्क्यूड, और एक में होता है आपका नेगेटिव स्क्यू. हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो ज्यादातर आपके पॉजिटिव स्क्यूड होते हैं या फिर नेगेटिव स्क्यूड. तो पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, आपका जो ग्राफ है वो आपके राइट के तरफ झुका रहेगा. ये मान लीजिए मिडिल है, तो आपके राइट के तरफ झुका रहता है, जो ग्राफ है वो राइट के तरफ रहता है. और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका ग्राफ लेफ्ट के तरफ झुका रहेगा. जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है, मान लीजिए बच्चों ने एग्जाम दिया, उसका एक ग्राफ बनाया गया और उसका ग्राफ आया कि वो पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ है, मतलब वहां पर क्वेश्चन पेपर क्या था, वहां पर क्वेश्चन पेपर जो था वो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट. और अगर नेगेटिव स्क्यूड देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्वेश्चन पेपर था आपका इजी. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ग्राफ जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है, तो क्वेश्चन पेपर आपका कैसा था, तो टेस्ट कैसा होगा, वो होगा आपका इजी. तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने 4 जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उनमें से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है. तो इसको थोड़ा आराम से हम लोग समझेंगे, और अगर आप लोग चाहे तो इस वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हैं. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. अब पहले ए पढ़ेंगे,
Researcher has to observe codal formalities in all stages without scope of leeway for offending moral and ethical terms. रीजन में पढ़ेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देयर इज हाउएवर a considerable scope of being ethically vulnerable. ऑप्शन 1 में दिया हुआ है both A and R are true. R is the correct explanation of A. 2 में दिया हुआ है both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. 3 में दिया हुआ है A is true but R is false. और 4 में दिया हुआ है A is false but R is true. तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. के बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है. The scope for employing ICT support is relatively more in which of the following stages of research? ऑप्शन ए में है हम लोग का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी में हाइपोथेसिस मेकिंग, ऑप्शन सी में डाटा कलेक्शन, ऑप्शन डी में है डाटा एनालिसिस, ऑप्शन ई में है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन. तो इनमें से आपका आईसीटी सबसे ज्यादा कहां पर यूज किया जा सकता है? तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन तो होगा ऑप्शन ई. तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ई कहां पर है. ऑप्शन ई आपका सिर्फ एक ही जगह पे है जो कि आपका डी और ई, और एक जगह पे भी है सी एंड डी. इनमें से अब देखना होगा कौन सा सही है. ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर. अगर देखा जाए आईसीटी सपोर्ट क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो आंसर शीट के अनुसार आपका होगा सी एंड डी, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस. तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3. डाटा इंटरप्रिटेशन भी सही होगा, और आईसीटी का सपोर्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सबसे ज्यादा होता है आपके डाटा कलेक्शन में. डाटा कलेक्ट जैसा आप देखोगे कि यूट्यूब में भी आप वीडियो देखते हो, बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे जाता है कि कौन सा वेबसाइट आप ज्यादा यूज करते हो, किस कंपनी पे आपको ज्यादा भरोसा है. तो सबसे ज्यादा यूज होता है डाटा कलेक्शन में. फिर आते हैं डाटा एनालिसिस पे, ज्यादा यूज होता है आपके डाटा एनालिसिस पे. यहाँ पर देखा जाता है जो डाटा को कलेक्ट किया उसे एक फॉर्म में अरेंज किया जाता है. जैसे कि आप अगर कभी यूज करोगे MS एक्सेल, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल होता है, उसमें आप देखोगे कि डाटा दोगे एक सही तरीके से वो अरेंज करके आपको देता है. तो वो है आपका डाटा एनालिसिस. और उसके बाद यूज किया जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, कि डाटा आपने जो कलेक्ट किया उससे क्या समझ में आता है आपको, वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन. और फिर आता है आपका हाइपोथेसिस मेकिंग और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. तो इन दोनों में तो बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इन्हीं तीनों में. तो सबसे ज्यादा प्रेफर किसको किया जाएगा? आपका सी और डी को. तो क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो ज्यादातर एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ज्यादा सही होगा. ऐसा नहीं है कि डाटा इंटरप्रिटेशन गलत होता, पर आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर होता है डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस. फिर देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन. उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको पढ़ सकते हो. तो ये आपका पहला लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला लाइन ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है. क्वेश्चन पेपर ही ऐसा ही था NTA UGC नेट के ऑफिशियल वेबसाइट में. पहला लाइन ये आपका है यहाँ पर, और फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हो. तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन को एक साथ सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना होगा, और फिर जाके हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको स्टडी करना होता है. तो कॉम्प्रिहेंशन में पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बैकर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.
तो रिचर्ड बेकर्ड के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीका चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बेकर्ड, अ ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स अ वाइटल ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज। देखिए आपको पहले लाइन में मिल गया अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बेकर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन पढ़ने से यही होता है कि जो आंसर आप पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, आपको पॉइंट्स याद रहते हैं। के बाद क्या लिखा गया, ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फीचर्स दैट क्लियरली डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर टाइप्स of change. First, according to Beckett, it involves substantial and discontinuous change to the shape, structure, and nature of the organization rather than incremental adjustment and fine-tuning of current situation. तो अब फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बेकर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 1 है आपका इंक्रीमेंटल, ऑप्शन 2 है आपका डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन 3 आपका फाइन ट्यूनिंग, ऑप्शन 4 है आपका वन टाइम। इसका अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे बोला गया है क्या, डिसकंटिन्यूअस चेंज। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट हैपेंस व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशन मर्ज। तो पहले हम लोग ने कहां पर खत्म किया था, ऑर्गेनाइजेशन, यहां से स्टार्ट करेंगे। वन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस चेंज वुड बी व्हेन अ फर्म चेंजेस फ्रॉम बीइंग अ प्रोडक्शन ड्रिवन टू बीइंग कस्टमर ड्रिवन। Another would be a merger of two organization। ये देखिए यहाँ पर आ गया, would be merger of organization। In both instances, the shape of the organization can be expected to change radically. An organization transforming from a production orientation to a customer orientation will need to drastically decentralize and delegate authority. In a merger, entirely new roles and working relationships will be created. क्वेश्चन को देखेंगे, what happens when two organization merge? ए में दिया हुआ है शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज, बी में दिया हुआ है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन रिमेन्स द सेम, सी में दिया हुआ है आपका ड्रास्टिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डी में दिया हुआ है आपका डिसकंटिन्यूअस चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस। ये तो आपका गलत होगा क्योंकि लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस चेंज आपका टेक प्लेस करता है। ये तो हम लोग ने पहले ही देखा था। तो आंसर में जहां पर डी है वो डी को हटा देते हैं। उसके बाद देखेंगे शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू चेंज, तो आंसर ये आपका हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ए एंड सी। तो फिर बी में देखेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन रिमेन्स द सेम, और सी में क्या है, ड्रास्टिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रास्टिकली डिसेंट्रलाइज डेलीगेट अथॉरिटी। सी भी आपका सही हो गया। सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका ए और सी। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, द प्रेशर ऑफ मार्केट फोर्स कैन रिजल्ट इन। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। A second characteristic of transformation is that the need for change is caused by forces external to the organization rather than forces inside the organization. A typical example would be when an organization changes from functional to a divisional structure response to market forces। ये देखिए, response to market forces or industry pressure in the form of competitors' actions or regulatory changes. Currently, globalization is one of the most powerful external force for organizational transformation. तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा, The pressure of the market force can result in, ऑप्शन 1 है आपका distortion of role perceptions, ऑप्शन 2 है
आपका चेंजिंग ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 3 है आपका चेंजिंग टू अ डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 4 है आपका डीरेगुलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटेंस चेंजेस फ्रॉम अ फंक्शनल टू अ डिविजनल स्ट्रक्चर। चेंजिंग टू अ डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से पढ़ेंगे। A third distinguishing feature of transformation is that the change is deep and pervasive. और ये पहले क्वेश्चन पढ़ना है, what are the main levels of organizational transformation? A third distinguishing feature of transformation is that the change is deep and pervasive rather than shallow and content. The change affects all parts of organization, involves many levels, decentralization, downsizing, and geographic relocation of function and activities exemplify changes that transform structural relationship deeply and persuasively. तो मेन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ए में डाउनसाइजिंग, बी में जियोग्राफिकल रिलोकेशन, सी में कंटेंट चेंजेस, या फिर डी पावर टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा ही हुआ है डाउनसाइजिंग और जियोग्राफिक रिलोकेशन। आपका होगा ए और बी। तो सही आंसर कौन सा होगा? नंबर 1, जो कि दिया हुआ है ए एंड बी ओनली। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What does organizational transformation require? अब लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। Finally, transformation requires, देखिए पहले ही है, transformation requires significantly different and even entirely new set of actions by the members of the organization rather than more or less of existing behavior patterns. Examples are changes to the norm and core values of an organization that are brought about through acquisition, deregulation, and privatization, or through a drastic strategic repositioning, such as shifting from a production efficiency focus to a customer service strategy. तो ऑप्शन 1 में क्या है? स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। 2 में है चेंज इन नॉर्म्स एंड कोर वैल्यूज। 3 में प्रोडक्शन एफिशिएंसी स्ट्रेटजी, और 4 में ऑल परसुएसिव स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप लास्ट के लाइन में देख सकते हैं चेंजेस टू द नॉर्म्स एंड कोर वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजेस इन नॉर्म्स एंड कोर वैल्यूज। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू। ऑप्शन 1 है आपका नॉलेज, ऑप्शन 2 है लर्निंग, ऑप्शन 3 है लीगैलिटी, ऑप्शन 4 है इमोशंस। इसका सही आंसर अगर देखा जाए, इसका सही आंसर है आपका इमोशंस। क्योंकि मीडिया अपील क्या होता है? ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं मीडिया में, मीडिया अपील बोला जाता है उनको। तो मीडिया अपील में हम लोग का मेनली टारगेट क्या किया जाता है? हम लोग के इमोशंस। जैसे कि आपको पान मसाला गुटखा बेचेंगे तो बोलेंगे आपको राजा के तरह रहना है या फिर आपको शाही शौक पालना है, तो फिर आपको पान मसाला और गुटखा खाना होगा, इससे आप राजा की तरह रह सकते हैं। या फिर दिखाएंगे डियो जो बेचते हैं, सेंट होता है, डियो होता है, ये सब जो बेचते हैं, तो दिखाता है अगर आप डियो यूज़ करेंगे तो सारी लड़कियां जो है आपके लिए पागल हो जाएंगी। या फिर फेयरनेस क्रीम और जो ब्यूटी क्रीम हम लोग को दिखाया जाता है, उसमें दिखाते हैं जैसे ही आप ब्यूटी क्रीम लगाओगे तो फिर सारे लड़के जो है आपके पीछे दौड़ने लगेंगे। तो ये सब क्या है? लोग के इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो इमोशंस रहते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि इसका मीडिया का जो अपील है, जो प्रोडक्ट का अपील है, वो इंक्रीज किया जा सके। इसी बात से याद आया कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सुबह को 11 बजे से उठ के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इतने गर्मी में भी मैं फ़ैन नहीं चला पा रहा हूँ।
कि आपको नॉइज आए, इस वीडियो में नॉइज का प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे 3 घंटे से बैठ के एसी में ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Which of the following will make a student a good listener in the classroom? ऑप्शन ए है एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ऑप्शन बी है कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी है डिजायर टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी है आपका इमोशनल आउटबर्स्ट, ऑप्शन ई है आपका ह्यूमिलिटी टू नो, ऑप्शन एफ है आपका इग्नोरिंग द अदर साइड। तो इनमें से कौन सा गुड लिसनर बनाएगा? इनमें से आपका इमोशनल आउटबर्स्ट तो नहीं होगा। मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट मतलब अपने आपका मान लीजिए कोई मूड है और उसी मूड से आप पूरा दिन रहते हैं, उसी मूड आप सभी एक्सटर्नल जितने भी लोग हैं उनको दिखाते हैं, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी तो नहीं होगा। तो जहां पर डी है उसे काटना है। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके, बी सी ई और ए बी सी। तो बी और सी तो आपके सही होंगे, मतलब आपके कंसंट्रेशन और डिजायर टू अंडरस्टैंड ये दोनों तो आपके सही होंगे। और देखा जाएगा ए या फिर ई। ए में क्या है? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकता कि आपको गुड लिसनर बनने के लिए हमेशा अटेंशन से सुनना होगा। तो ए भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या बच गया? ई, सी और ई ओनली, मतलब ह्यूमिलिटी टू नो। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion में दिया हुआ है pedagogy and social interactions are 2 major areas of activity for teachers. Reason में दिया हुआ है it is communication that is crucial for making both the activities important. Option 1 क्या है? Option 1 में दिया हुआ both A and R are true. R is the correct explanation of A. 2 में दिया है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. 3 में दिया हुआ है A is true but R is false. और 4 में दिया हुआ है A is false but R is true. इसका अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है कि A और R दोनों सही है और R is the correct reason. इसमें 2 लिस्ट दिए गए हैं और उनको मैच करने के लिए बोला गया है। तो टाइप्स ऑफ लिसनर्स कौन कौन से दिए गए हैं? ए में है पोर लिसनर, बी में है एग्रेसिव लिसनर, सी में है पैसिव लिसनर, डी में है स्यूडो इंटेलेक्चुअल। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिए गए हैं? 1 में है स्केयर अदर्स, 2 में इजीली अग्री विद द स्पीकर, 3 में लिसन टू आइडियाज बट नो इमोशन बिहाइंड, 4 में है आपका फिजिट रिपीटेडली। इसमें अगर देखा जाए तो आपका एग्रेसिव लिसनर तो होगा स्केयर अदर्स, एग्रेसिव लिसनर हो जाएगा स्केयर अदर्स। तो देखते हैं इसमें बी का 1 कहाँ पर दिया हुआ है? एक ही जगह में है, 4 नंबर पे बी का 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। बाकी देखते हैं ए का 4 दिया हुआ है, ए का फिजिट रिपीटेडली, मतलब क्या है? पोर लिसनर अटेंशन नहीं देता है इसलिए वो पोर लिसनर है। C2 दिया हुआ है, सी का पैसिव लिसनर, इसीलिए एग्री विद द स्पीकर। पैसिव लिसनर क्या कौन होते हैं? ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं पैसिव लिसनर। जैसे टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? हाँ हाँ हम लोग को समझ में आ गया, जबकि हम लोग को वो थ्योरी समझ में भी नहीं आता, पर हम इजीली एग्री कर देते हैं ताकि हम लोग को कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए या फिर हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर ना बने। इससे क्या कहा जाता है? आपका पैसिव लिसनर। और फिर आता है स्यूडो इंटेलेक्चुअल। स्यूडो इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं? जो आपके कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं पर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, सिर्फ वो ये दिखाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि वो भी मतलब चीज़ों के बारे में अवेयर है। इनको कहा जाता है आपका स्यूडो इंटेलेक्चुअल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स। इसमें पूछा गया है आपका जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स है वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुए, उन्हें ठीक से अरेंज करना है।
ऑप्शन ए है आपका कृषि दर्शन, ऑप्शन बी है आपका ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी है आपका व्यास और ऑप्शन डी है आपका ज्ञानवाणी। तो इसको आपको सही क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कृषि दर्शन की अगर बात की जाए तो कृषि दर्शन कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपके 26 जनवरी 1967 को। ज्ञान दर्शन की अगर बात की जाए, ज्ञान दर्शन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपके 2001 को। व्यास की अगर बात की जाए तो व्यास स्टार्ट हुआ था आपके 2004 में, और आपका ज्ञानवाणी स्टार्ट किया गया था ईयर 1000। तो इसको अरेंज करते हैं तो पहला कौन सा होगा? आपका पहला होगा कृषि दर्शन, फिर आ सकता है आपका ज्ञान दर्शन या ज्ञानवाणी। ये टू करते हैं तो फिर लास्ट में आएगा व्यास, तो इससे तो 4 होगा। तो पहले आना चाहिए कृषि दर्शन मतलब ए, और लास्ट में आना चाहिए आपका व्यास यानी सी। मतलब पहले ए लास्ट में सी, पहले ए और लास्ट में सी कौन सा है? आपका है 4 नंबर। तो आपका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? ए डी बी फिर सी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार मैं डेट देखने का ट्राई करता हूँ, ज्ञानवाणी का डेट क्या होगा? डेट्स के बारे में इन डेट्स के बारे में अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन कौन से डेट्स है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे मंथ्स नहीं पता कौन से महीने में कौन सा स्टार्ट हुआ, इससे ठीक तरीके से इसलिए मैं अरेंज नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली आपको कह नहीं सकता कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको जिसको भी ये पता होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर और कौन से डेट में स्टार्ट हुआ था विद देयर मंथ मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर आप चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से एक ब्रेक लेंगे और इसके बीच में आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 84। तो दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगे? एक नंबर होगा x और दूसरा नंबर होगा आपका x प्लस 2। ये क्या होगा? दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि आप अपने मन से कोई भी एक इवन नंबर मान लीजिए। मान लीजिए इवन नंबर लिया आपने 256 तो वो हो गया x। तो 256 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? आपका 258। तो क्या हो गया? x प्लस एक्स हो गया ये अगर, तो x प्लस 2। दूसरा कोई अगर इवन नंबर ले लीजिए मन में कोई भी, 88 मान लीजिए, तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 90। x अगर 88 हुआ तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो गया? x प्लस 2 जो कि होगा आपका 90। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग ने दो इवन नंबर ले लिए हैं। अब क्वेश्चन को देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 84। तो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस है आपका
84। फिर पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो पहले हम लोग को नंबर निकालने होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू 84। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 से 4 मतलब 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू 84। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गए, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 प्लस टू 84। तब आपके 4x हो जाएंगे प्लस टू 80, यहाँ 84 है, 80 माइनस 4 80, x क्या हो गया, x हो गया यहाँ 20। हम लोग के इक्वेशन दिया हुआ है x अगर 20 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा आपका 22। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 22 आपका आ जाएगा 2 और इधर 4 तो 42। आंसर नंबर 442 आपका सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो पहले सीरीज को लिख लेंगे, क्या है 0 8 24 48। तो 0 to 8 कितना डिफरेंस है 8, 8 to 24 कितना डिफरेंस है 16, और आपका 24 से 48 कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका 24। इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, पहला वाला में रिलेशन है 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, उसके बाद रिलेशन है आपका 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, फिर आपका 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 0 1 कैरी हो गया 4 3 7 8 80। यहाँ पर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर एक्स इज 40 years old and मिस्टर वाई इज 60 years old. How many years ago was the ratio of their age 3:5? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स नाम का एक बंदा है और वाई नाम का एक बंदा है। एक्स का उम्र जब 40 था, वाई का उम्र कितना था 60। अब पूछा है कि कौन से एज में उनका उम्र जो है वो हो जाएगा आपका 3:5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग आंसर से कैलकुलेशंस करेंगे। पहले 15 ईयर्स जो है उससे 15 ईयर्स कम कर देंगे। तो अगर 40 से 15 ईयर्स कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 25, 5 माइनस ईयर 25, और 60 से हम लोग अगर 15 ईयर्स कम कर देंगे तो क्या हम लोग का 5 और 45। तो इसका रेशियो देखेंगे, इसका रेशियो का 3:5 होगा 5 आ गया, इसका रेशियो का 5:9। पहला जो ऑप्शन है वो तो हम लोग का नहीं होगा। जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे ट्राई करेंगे कि 10 ईयर्स कम करने के लिए। 10 ईयर्स अगर एक से कम करेंगे तो इसका एज हो जाएगा 30, और वाई से अगर 10 ईयर्स कम करेंगे तो इसका एज हो जाएगा 50। तो इसको अगर हम लोग करें रेशियो तो 0 और 0 कट गया तो हो गया आपका 3:5। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया 3:5 उनका कब होगा, जब एज कम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 जो कि दिया हुआ है 10 ईयर्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिफर फ्रॉम अ फिक्स्ड लोकेशन टू आइडेंटिकल बोट स्टार्ट मूविंग। एक फिक्स्ड लोकेशन है, मान लेते हैं ये लोकेशन है, इसका नाम है ए। यहाँ से दो बोट स्टार्ट करती है मूव करना, तो एक बोट जो है मूव अपस्ट्रीम और दूसरी बोट मूव करती है डाउनस्ट्रीम। एक जाती है आपकी अपस्ट्रीम और दूसरी बोट जाती है आपकी डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इन द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो है 3 किलो, इसका भी 3 किलोमीटर। The speed of each of the boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड क्या है 15, इधर माइनस होगा क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, और ये भी है 15, इधर प्लस होगा क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है। द सेपरेशन बिटवीन द बोट्स आफ्टर 12 मिनट्स विल बी, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 18 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पूछा है कि इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस होगा d1, ये होगा आपका d2। तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे करना होगा d1 प्लस d2। दोनों का डिस्टेंस अगर मुझे टोटल डिफरेंस कितना है, मान लीजिए एक बोट यहाँ पर है और एक बोट यहाँ पर है, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, d इक्वल्स टू d1 प्लस d2। अब डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला देखा जाए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो वो है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर इक्वेशन करते हैं, तो d1 मेरा कितना हो जाएगा, d1 में स्पीड आपका दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 12 मिनट्स। पर 12 मिनट्स तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ये आवर में कर है, तो क्या लिखेंगे 12 बाई 60। इससे क्या होगा 1 आवर हो जाएगा, 60 मिनट्स 1 आवर होता है। अब इसको इक्वेशन को करेंगे तो फिर 12 और 60 अगर करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। तो d1 कितना है आपका 12 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। फिर अब d2 देखेंगे, d2 हम लोग का क्या है, फिर 18 किलोमीटर, 18 इंटू ये भी 12 मिनट के लिए 12 बाई 60, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5। तो इसका हो जाएगा आपका d2 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ये किलोमीटर होगा। अब टोटल डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, d इक्वल्स टू d1 कितना है, तो फिर है मेरा 12 बाई 5 प्लस d2 कितना है मेरा 18 बाई 5, 18। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरा 5 और ये 8 9 10 0 1 30 बाई 5 किलोमीटर। इसको अगर इक्वेशन को सॉल्व करें फिर 30 बाई 6 5 से 30, कि मेरा 6 किलोमीटर। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या हुआ है कुछ लेटर सीरीज और बोला है नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। लेटर पहले देखते, ACE FAH
और के एम ओ। पूछा गया कि नेक्स्ट कौन सा होगा। पहले इनके बीच में रिलेशन देखते क्या है। ए के बाद क्या आता है, ए, फिर आता है आपका एफ के बाद ई एच आई जे, फिर आता है के बाद अगर देखा जाए एन ओ पी, फिर आता है आपका क्यू। यहाँ पर देखेंगे क्यू कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने कुछ मतलब लेटेस्ट सीरीज में ABCD में गलत किया। ए के बाद है BCDE, फिर GHIJ, फिर है एल, ए के बाद क्या है एल एम एन ओ, फिर आएगा आपका यहाँ पर पी। इनमें से पी कहाँ पर है, तो आपके 3 नंबर पे है आपका पी। ये बहुत ही सिली मिस्टेक होता है, जिसके कारण बहुत बार गलत हो जाता है। तो बहुत जन क्या करते हैं, आपकी ए होता है 1, पी होता है 2, ऐसे करके याद करके रखते हैं। उससे भी आप ये इक्वेशन जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप अगर चाहे A=1 B=2 ऐसे भी याद रख सकते हैं। इससे भी इक्वेशन जो है आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर देखेंगे थ्योरीज, और वो थ्योरी जो है किस किस फिलोसोफर ने दिया है। तो पहला अगर देखा जाए एपिस्टेम एंड डोक्सा। बी फिलोसफी है पोटेंशियल एंड एक्चुअल बीइंग। सी में दिया हुआ है वेरिका एंड हर मिथ। डी में दिया हुआ है आपका रैशनल एंड एक्चुअल। फिलोसोफर्स में दिया हुआ है 1 है एरिस्टोटल, 2 है आपका हेगल, 3 है आपका शंकरा, 4 है आपका प्लेटो। तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि ये कोई संस्कृत टर्म होगा। तो संस्कृत इनमें से कोई भी आपका तो लग नहीं रहा है, तो सी का होगा 3। तो सी का 3 अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में भी है सी का 3, और आपके नंबर 4 में भी है सी का 3। रैशनल और एक्चुअल का थ्योरी अगर देखा जाए तो फिर रैशनल और एक्चुअल का थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था आपके हेगल ने। तो ये हो गया आपका डी का 2। तो कौन सा आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका ए का बताता है 4, ए का 4। एपिस्टेमा एंड डॉक्सा का प्रिंसिपल दिया था प्लेटो ने। बी का 1 पोटेंशियल एंड एक्चुअल बीइंग का थ्योरी दिया था आपके एरिस्टोटल ने। वाहिरी का और रैशनल का थ्योरी तो हम लोग ने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन। ऑप्शन 1 है अनुमति, ऑप्शन 2 है उपमति, ऑप्शन 3 है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, ऑप्शन 4 है आपका सविकल्प प्रत्यक्ष। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर है आपका निर्विकल्प। फिर है गोल्डन माउंटेन इज फायरी बिकॉज इट इज स्मोकी। विच टाइप ऑफ फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव इन्फरेंस। ऑप्शन 1 है आपका आश्रय सिद्धि, ऑप्शन 2 है आपका स्वरूप सिद्धि, ऑप्शन 3 है आपका व्यापत्व सिद्धि, ऑप्शन 4 है आपका सविचार। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर है ऑप्शन 1, जो कि है आश्रय सिद्धि। इन द प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलरली एफर्मेटिव। तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव कौन से होते हैं, पर्टिकुलर एफर्मेटिव आपके होंगे आई टाइप के प्रीपोजिशन। तो इनमें से कौन सा सही होगा, सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन 2 है नाइदर द सब्जेक्ट नॉट द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ऑप्शन 3 है आपका बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन 4 है आपका सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका सही आंसर अगर देखा जाए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, नाइदर द सब्जेक्ट नॉट द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर प्रोपोजिशंस की बात की जाए तो आप सबको पता ही होगा कि 4 तरीके के प्रोपोजिशंस होते हैं। ओ एंड ऑफ ऑल इंक्लूसिव, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, एंड ऑफ ऑल इंक्लूसिव। ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये भी आपके पॉजिटिव होता है। ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, ये होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर पर्टिकुलर एफर्मेटिव। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे टाइप्स। ये जो टेबल है इसको आप लोग कॉपी डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। टाइप्स के बाद लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर लिखेंगे आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आपके ए टाइप प्रोपोजिशंस की बात की जाए, सबसे पहले हम लोग ए टाइप प्रोपोजिशन की बात करेंगे। उसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और आपके जो प्रेडिकेट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर एफर्मेटिव या फिर आई टाइप के प्रपोजिशन के बारे में। आई टाइप का पोजिशन, आई टाइप के प्रपोजिशन में आपके ना ही सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर हम लोग आएंगे यूनिवर्सल नेगेटिव पे। यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई टाइप के प्रपोजिशंस। ई टाइप के प्रपोजिशंस अगर देखा जाए इनमें आपके सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और आपका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर आखिर में आता है हम लोग का ओ टाइप का प्रपोजिशन। ओ टाइप के प्रपोजिशंस की अगर बात की जाए, ओ टाइप के प्रपोजिशन में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, लेकिन आपका जो प्रेडिकेट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये जो चार्ट है इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर नोट्स में इसे नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड के लिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग सब और इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। आई होप आपने नोट कर लिया इस चीज़ को। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया और कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट में उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। तो ए में दिया हुआ आपका अभावा, ऑप्शन बी में आपका अनु उपलब्धि, ऑप्शन सी में आपका अपोहा, डी में आपका व्यवाद। स्कूल ऑफ थॉट अगर देखा जाए तो पहला आपका जैनिज्म, दूसरा आपका बुद्धिज्म, तीसरा है आपका वेदांत, चौथा आपका न्याय फिलोसफी। अगर देखा जाए तो सी का होगा आपका, ऑप्शन सी का होगा आप 2। तो सी का 2 किस में है, दोनों में। सी का 2 और डी का 1 दिया हुआ है दोनों में, तो डी का होगा 1। क्या विवादा होगा जैनिज्म। इनमें से अगर देखा जाए तो ये जो अभावा है
ये अभावा होगा आपका न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी के बारे में आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्याय फिलोसफी का स्कूल ऑफ थॉट जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो न्याय फिलोसफी A4 आपका सही आंसर हो गया नंबर 3। फिर देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट आर द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। पहले ये क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है हर एक जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो दिया हुआ है। ये जो नीचे है 90 100 करके ये सब मार्क्स नहीं है, ये सब आपके परसेंटेज है। ऑल आर परसेंटेज, मतलब 150 में उसे 90% मिला है या फिर 100% मिला है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने होंगे बाय द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। तो ये जो 7 स्टूडेंट्स है इन्हें एवरेज परसेंटेज कितना मिला है फिजिक्स में। के लिए क्या होगा, ये जो पूरा लाइन है इसे हम लोग को ऐड करना होगा। पहले आएगा 0 0 0 और ये फिजिक्स का मार्क्स पूछा गया तो इस लाइन को ऐड करना होगा। पहले 5 और 5 10 आना है यहाँ पर। आ जाएगा हम लोग का 520। तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को करना होगा 520 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना आ जाएगा 7 7 से 49। अब एक लेटर जब आ गया आपका, मतलब पहला न्यूमेरिकल आ गया तो 70 कुछ होगा। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है, इसमें एक ही ऑप्शन है 70 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 74%। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो ये काम कर लीजिएगा कि एक ही पहला जो वर्ड है या फिर लेटर है इसे क्या बोलते हैं, पहला जो न्यूमेरिकल है उसी को निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 2 न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। पर उससे ज़्यादा पॉइंट में ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर कैलकुलेशन और फर्दर करें तो फिर क्या होगा, आपका 3 और 0 क्या हो जाएगा 7 4 से 28 क्या आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 74.28। फिर देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज। तो कितने स्टूडेंट है जिनको 60% मिला या फिर उससे ज़्यादा। सबसे पहले पीयूष का चेक करेंगे। पीयूष का 90% 50%। ये तो पीयूष का नहीं होगा क्योंकि हम लोग को क्या क्राइटेरिया दिया गया 60% एंड अबव। फिर गौरव का चेक करेंगे। गौरव का है 100 80 80 40, तो गौरव का भी नहीं होगा। अब याद रखिएगा ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज दिए हुए हैं, कितना परसेंट मार्क्स एक एक जन को मिल रहा है। अब मयंक का चेक करेंगे। मयंक का 90 60% दिया गया है, 60% एंड अबव। खाली अगर 60% से अबव ही होता है तो फिर नहीं होता। यहाँ पर 200 ऑप्टेन 60% एंड अबव। 60 70 70 90 70, तो मयंक का तो होगा। फिर विमल का देखते हैं। विमल का 80 65 80 80 60 60, विमल का भी हो गया। फिर देखते हैं विकास का। विकास का अगर देखा जाए 80 65 85 95 50, तो विकास का भी नहीं होगा। फिर देखते हैं वरुण का। वरुण का अगर देखा जाए तो फिर 70 75 65 85 40, वरुण का भी आपका नहीं होगा। आशीष का देखते हैं। आशीष का 65 35, आशीष का भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 स्टूडेंट का है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मयंक इन ऑल द सब्जेक्ट्स। मयंक को आपका एग्रीगेट मार्क्स मतलब सब मार्क्स मिला के कितना मिला है। अभी फिर कैलकुलेशंस करना होगा। मयंक का अगर देखा जाए
मयंक, उससे कंप्यूटर साइंस में कितना मिला है? कंप्यूटर में से मिला है आपका 90% मार्क्स आउट ऑफ 150। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 कट गया 0। तो 15 इंटू 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9 5 से 45, 4 9 1 से 9 और 4 135 हो गया 35। उसके बाद उसके मार्क्स को देखेंगे इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में उसको कितना मिला? तो फिर मिला 65 कितना में 30 zeros। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 13 18 1 6 और 178। फिर ऐसे बाकी सब्जेक्ट से निकालेंगे। फिजिक्स में कितना मिलेगा उसको? फिजिक्स अगर देखा जाए तो फिर उसको मिला 72 टू 12 वर्कर करेंगे तो कितना आएगा? आई होप आपको ये समझ आया है 7 इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप 70% आउट ऑफ 120 करेंगे फाइनली क्या आएगा? 7 इंटू 12। फिर अगर देखा जाए फिजिक्स के बाद क्या है? फिजिक्स के बाद है उसका जियोग्राफी। जियोग्राफी में कितना है उसका? 70% आउट ऑफ 100। 70% आउट ऑफ 100 कितना होता है? 70। फिर देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आया है उसको 90% आउट ऑफ 50, मतलब 90% आपका 5। लास्ट में देखेंगे मैथ्स में उसको कितना मिला है? 70% मतलब 7 में मिला है आपके 40 में, तब आ गया आपका 28। अब क्या करेंगे? मयंक के जितने मार्क्स है कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ्स, इन सबको ऐड कर देंगे तब उसका आ जाएगा एग्रीगेट मार्क्स। तो सबको ऐड करते हैं 135 प्लस 8 प्लस आपका हो गया 84 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 28। कितना ये आ जाएगा मेरे तो 7 से क्या आ गया आपका 4 लग गया 3 प्लस 1 440। तब आंसर नंबर 4। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट? तो कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें आपका ओवरऑल परसेंटेज सबसे अच्छा है? इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप एक बार डाटा को जो है तो देख सकते हो और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर अगर आप डाटा देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस में सबको अच्छे मार्क्स मिले। लिस्ट जो है वो है आपका 65%, पर बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें काफ़ी कम है। जैसे कि केमिस्ट्री में लिस्ट कितना है? 50%। यहाँ पर अगर देखा जाए फिजिक्स में लिस्ट कितना है? 50। ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में आपका सबसे कम कितना है? ज्योग्राफी में सबसे कम है आपका 40। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में सबसे कम है आपका 40। इधर अगर देखा जाए आपके मैथ्स में आपका सबसे कम है 60%।
इस सब में आपका सबसे ज़्यादा किस में है, आपके कंप्यूटर साइंस में। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप और एक काम कर सकते हैं कि जितना भी है मार्क्स परसेंटेज वो सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर कैलकुलेट करके आप पता चल जाएगा कि मतलब एवरेज में किसका ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी परसेंटेज है, उन सब परसेंटेज को ऐड करेंगे। सब परसेंटेज को ऐड करने से कितना आएगा, ये आएगा आपका 575, ये आएगा आपका 430। नेक्स्ट आएगा आपका 520, उसके बाद आएगा आपका 507, के बाद है आपका 235, लास्ट में आपका 4। तो आप देख सकते हैं कि 575 आपका सबसे ज़्यादा है, तो होगा वो आपका कंप्यूटर साइंस। और ये प्रोसीड्यूर जो है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको आप लोग प्रेफर मत कीजिए। ज़्यादातर आप लोग ये डाटा देख के पता कर सकते हैं कि इसमें आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिला है स्टूडेंट्स को। फिर पूछा गया व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष। तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे जो मयंक के लिए किया था। तो आशीष के कितने मार्क्स है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग को देखना हो। सबसे पहले आशीष कौन सा, लास्ट वाला रो है आशीष का, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कंप्यूटर साइंस में कितना मिला है उसको। तो उसको मिला है आपका 65%। तो क्या करेंगे हम लोग, 65/100 टू 150। तो इससे हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 97.5। वैसे ही देखेंगे आपकी केमिस्ट्री के लिए कितना मिला है उसे, केमिस्ट्री के लिए मिला है उसको 35/100 इंटू 130, 35/100 इंटू 130। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 45.5। उसके बाद देखेंगे हम लोग फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में उसको कितना मिला है 50%, मतलब 120 का 50% कितना होगा, तो 60 मार्क्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में उसको कितना मार्क्स मिला है। तो उसको ज्योग्राफी में मिला 77% आउट ऑफ 100। ज्योग्राफी में कितना मार्क्स हो गया, ज्योग्राफी में हो गया उसको 77। हिस्ट्री में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में उसको कितना मिला 80% आउट ऑफ 50। ये क्या हो जाएगा 0.00085 से कितना होगा आपका, 85 से हो जाएगा 40। फिर अगर देखा जाए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी उसको 80% मार्क्स मिला है आउट ऑफ 40। 80% मार्क्स मिला है आउट ऑफ 40। ये क्या हो जाएगा 0.000। तो 8 4 से कितना आ जाएगा आपका 32। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे मार्क्स है इनको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने टाइम क्या होगा 97.5, 47.5, 60, 77, 40, मार्क्स कितने आ जाएंगे 550।
ये आ जाएगा आपका 2.0। अब जो टोटल परसेंटेज मार्क्स है उसे कैसे निकालना है, तो 352 मिला है। अब इन जो सब्जेक्ट्स है सभी सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग को ऐड करना होगा। सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 40। सबका अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, 5 प्लस 4 9, क्या है 590। अब देखेंगे उसको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 352 बाई 590 इंटू 100। तो इससे आपको कितना परसेंटेज मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 59। तो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3, 59.66%। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। और ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना जाएंगे, अगर अच्छे से अच्छा मैथ्स में कोई सीए भी होगा तो कम से कम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए होगा। इसमें से आप अगर 5 से 10 मिनट यूज़ करेंगे, इसी टाइम में आप दूसरे जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा ताकि इस क्वेश्चन पे टाइम देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ISP? तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा आपका इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, चौथा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, जो कि है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस? ऑप्शन 1 है आपका डायरेक्टरी, ऑप्शन 2 है आपका फोल्डर, ऑप्शन 3 आपका डोमेन, ऑप्शन 4 है आपका URL। तो अगर वेब पेज एड्रेस की बात किया जाए तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका URL। के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डाटा इज एट स्टेक ऑन द इंटरनेट। रीजन दिया हुआ है, नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा। इसमें क्या होगा, आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन आपका सही है और द असर्शन। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि हम लोग एंटीवायरस भी जो डाउनलोड करते हैं वो आपका फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, फिर पायरेटेड मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं। ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, हम लोग सबके बात कर रहे हैं। पायरेटेड मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, फ्री में डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर्स को। इससे क्या होता है, आपके जो प्राइवेसी है ये करप्टेड हो जाती है, और हम लोग कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसे ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? पहला ऑप्शन है आपका कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है आपका एडिटर। इसमें सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका चौथा होगा, जो कि आपके एडिटर। यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम के साथ ही ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिया जाता है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तब सिस्टम के साथ ही ये सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है जो हम लोग का जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो हम लोग समझते हैं उससे आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे जावा में मान लीजिए मैंने कोई कमांड दिया है, उस कमांड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन के लैंग्वेज में, ताकि मशीन को समझ में आए कि मैंने कौन सा कमांड दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ये है आपका विंडोज़, उसके बाद हो गया आपका मैक, या आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, कौन सा चीज़ किससे कनेक्टेड रहना चाहिए, इसको संभालता है। ये है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं, जिन एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड करते हैं। मान लीजिए आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप्स, फिर आपका प्रीमियर प्रो हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है जिसे हम लोग डाउनलोड करते हैं फॉर इजी यूज़। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है जो सिस्टम के साथ ही रहता है। एडिटर में क्या हो गया? एडिटर में हो गया जैसे आपका मान लीजिए नोटपैड हो गया। एडिटर मतलब क्या होता है? हम लोग नोटपैड में एक बार कुछ लिख लेंगे, उसके बाद उसे सेव अगर करेंगे और बाद में जाके हम लोग सेव जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाके चेंजेस भी कर सकते हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का एडिटर। तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो विच इज़ नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपका सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडिटर नहीं होगा, ये मैंने गलत देखा, ये सही होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहला ऑप्शन है आपका कंप्यूटर विजन, दूसरा ऑप्शन है आपका मशीन लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है आपका डीप लर्निंग, चौथा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट। इसमें सही आंसर होगा आपका टेक्स्ट। इन सभी को अगर देखा जाए तो इनमें आर्टिफिशियल लर्निंग यूज किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? ए में है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बी में आपका इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, सी में आपका एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, डी में आपका प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ई में आपका इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड है, तो आपका इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी ये भी होगा, सेकेंड भी होगा, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल तो नहीं होगा, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी भी होगा, और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। आप मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 7 गोल है, मतलब 8 गोल है, और उसमें 7 पे लिखा हुआ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। उसमें कहीं भी आपका स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में नोट नहीं किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, बी और डी। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो आपका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, जो कि है ए, बी और डी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द हीट कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनको जलाने से आपका कितना हीट प्रोड्यूस होता है। ए में आपका मीथेन, बी में नेचुरल फैट्स एंड ऑयल, सी में आपका ड्राई वुड, डी में आपका ग्रीन वुड। अगर देखा जाए ये सीक्वेंस बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होता है आपके ग्रीन वुड में, फिर आपके ड्राई वुड में, बी में नेचुरल फैट एंड ऑयल, और ए में होगा आपका मीथेन। तो आपका सही आंसर होगा PCBA। आपका सही आंसर होगा PCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉल्यूटेड रिवर्स आर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड may produce a foul smell. Reason दिया हुआ है anaerobic bacteria produce sulfur dioxide, oxides of nitrogen. 1 में दिया हुआ है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. 2 में दिया हुआ है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. 3 में दिया हुआ है A is correct but R is not correct. 4 में दिया हुआ है A is not correct but R is correct. इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। बाद क्वेश्चन दिया हुआ है हाई हैजर्ड वेस्ट में कंटेन, ऑप्शन ए में है पैथोजेंस, ऑप्शन बी में आपका रेडियोएक्टिव वेस्ट, ऑप्शन सी में आपका नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्शन डी में आपका कोरोसिव वेस्ट।
तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट और कोरोसिव सब्सटेंसेस तो होंगे। तो देखते हैं बी और डी कहाँ पर है। ये में आंसर 4 नहीं है। में अगर देखा जाए हाई हैजर्ड सब्सटेंस में आपके पैथोजेंस भी रहते हैं। तो ए बी और डी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका ए बी और डी। In case of which of the following primary pollutants the man-made contribution to global emission ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिलियन टन्स पर ईयर इस ब्रैकेट क्लोज is more compared to that of the natural sources. ऑप्शन 1 में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 में नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन 3 में आपका मीथेन, ऑप्शन 4 में आपके कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर आप सबको ही पता होगा, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। के बाद देखेंगे क्वेश्चन इन विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेम्ड बिलो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वर इनिशिएटेड इन 1962। ऑप्शन 1 है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ऑप्शन 2 है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन 3 है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और ऑप्शन 4 है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर पूछा गया है which of the following areas of liberal education at higher level in the feudal society of Europe are classified under trivium। ऑप्शन ए में आपका जियोमेट्री, ऑप्शन बी में आपका एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी में आपका ग्रामर, ऑप्शन डी है लॉजिक, ऑप्शन ई है रेटोरिक। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ट्रिवियम है आपके कलेक्शन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स और ट्रिवियम में आता है आपका ग्रामर, लॉजिक और रेटोरिक। ऑप्शन होगा सी डी ई, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेज इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी मैन पावर ऑन अ लार्ज स्केल। ऑप्शन 1 है ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑप्शन 2 है कम्युनिटी कॉलेज, ऑप्शन 3 है एग्रीकल्चर कॉलेज, ऑप्शन 4 है टेक्निकल कॉलेज। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो वो है आंसर नंबर 2 जो कि आपका कम्युनिटी कॉलेज। तो ये कम्युनिटी कॉलेज क्या होते हैं? कम्युनिटी कॉलेज में हम लोग 12th पास करने के बाद अगर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए तो बाद में हम लोग कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोग को डेली लाइफ में क्या क्या स्किल्स चाहिए उन्हीं के बारे में सिखाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जब ये स्पीकर और लिसनर एक दूसरे से कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं, उसी को कहा जाता है आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए में वीडियो चैट, बी में वर्चुअल क्लासरूम, सी में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी में विकीज और ई में इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो विकीज और इलेक्ट्रॉनिक मेल तो कभी नहीं होंगे, तो आपके डी और ई नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर डी है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए बी और सी। यहाँ पर दिया गया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर दिया गया है लेवल्स ऑफ एकेडमिक फ्रीडम इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ए में आपका पर्सनल लेवल, बी में आपका प्रोफेशनल लेवल, सी में आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल और डी में आपका सोसाइटल लेवल। लिस्ट 2 में दिया हुआ है कंसर्न्स एट द लेवल्स। तो 1 में दिया हुआ है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम, believing each individual worthy of attention। 2 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड एथिक्स वी अडॉप्ट एंड डेवलप फॉर आवरसेल्व्स। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंस एंड क्वेश्चन ऑपरेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है एक्सरसाइजिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका इंस्टीट्यूशन लेवल और यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया, तो सी का होगा आपका 4। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं,
यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर पे है आपका सी का 4। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। इसमें आपका ए का 2। पर्सनल लेवल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड एथिक्स वी अडॉप्ट एंड डेवलप फॉर आवरसेल्व्स। देखिए फॉर आवरसेल्व्स। ए का 2, सी का 4 तो निकल लिया, बी का 1 प्रोफेशनल लेवल, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम, बिलीविंग ईच इंडिविजुअल वर्दी ऑफ अटेंशन। और डी का क्या दिया हुआ है? डी का दिया हुआ है आपका 3। डी का 3 दिया हुआ है वैल्यूज विच इन्फ्लुएंस एंड क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसी के साथ जो 50 क्वेश्चंस है वो हम लोग के कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा ये क्वेश्चन लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल काफ़ी आपका हाई था। तो अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।